अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फौज की गजा के इलाकों पर ताज़ा कार्रवाई, 17 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इजरायली साउथ ब्रिगेड के कमांडर को यरगमाल बनाने जाने का किया इंकशाफ, कहा वक्त हो रहा है खत्म। इस्राएली पीएम नेतन्याहू अगर जर्मनी में दाखिल हुए तो उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। कोलंबिया के सदर ने भी इसराइल को झटका देते हुए फलस्तीन में अपना सिफारतखाना खोलने का किया ऐलान। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सुपुर्द-ए-ख़ाक। 30 लाख लोगों ने रईसी की तदफीन में शिरकत करते हुए उन्हें जज्बाती अंदाज में किया अलविदा। बुर्कापोश खवातीन की पहचान करने के बीजेपी लीडर के मुतालबे पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा बीजेपी को ऐसी खास मांग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुस्लिम औरतों को निशाना बनाना उनका मकसद है। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा का एक और नफरत पर मुबनी बयान, मुसलमानों को बताया बीमारी, कहा अभी तक नरेंद्र मोदी का नर्म रूप देखा है और तीसरी मर्तबा पीएम बने तो तमाम बीमारियों का कर दिया जाएगा इलाज। और वेस्ट बंगाल में क्या खुलेआम पैसों से वोट खरीद रही है बीजेपी? उठ रहे हैं सवाल। बंगाल के एक बीजेपी लीडर की गाड़ी से 24 लाख रुपए कैश किया गया जब्त, वायरल हुआ वीडियो। और अब पेश है खबरों की तफसीर। इजरायली फौज के गजा के जनूबी व शुमाली इलाकों पर ताज़ा हमलों में 10 बच्चों समेत 17 अफराद मारे गए हैं। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने गजा शहर और गजा की पट्टी के जनूब में वाक़े रफ़ा शहर में 2 मकानों पर हमला कर दिया। गजा शहर के मरकज़ में वाक़े अल-दर्ज नामी महल्ले के एक मकान पर बम हमले में 10 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। वहीं रफ़ा शहर में भी एक मकान पर हमले में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। इसराइली जंगी तैयारों के गजा के महलों जबालिया और जैतून पर बमबारी के नतीजे में 21 फ़लस्तीनी जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। दरियासना इसराइली फौज 2 रोज से जारी हमलों के बाद मगरबी किनारे में वाक़े जेनिन शहर और जेनिन महाजर कैंप से निकल गई है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उसने इसराइली फ़ौज के गजा डिवीज़न के साउथ ब्रिगेड के कमांडर अस्साफ हम्मामी को 7 अक्टूबर को शहरों और कस्बों पर हमले के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया है। अगरचे अल-क़स्साम ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई वीडियो टेप में ये वाज़ेह नहीं किया कि फ़ौजी कमांडर जिंदा है, लेकिन उसने टेप के इख्तितामी जुमले के साथ ये कहा कि वक्त ख़त्म हो रहा है। वहीं इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर को हमले के दौरान खातून इसराइली फ़ौजियों को हमास जंगजुओं की जानिब से यरगमाल बनाए जाने की एडिट शुदा वीडियो जारी की गई थी। हमास ने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस वीडियो में हमास जंगजुओं की बातों का गलत ट्रांसलेशन करते हुए उन्हें बदनाम करने की इसराइल ने साजिश की है। लेबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर पर अपने रॉकेट और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए इसराइल के 3 फ़ौजी अड्डों को तबाह और मुतअद्दिद मकबूजा बस्तियों को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने अल-राहिब अड्डे पर इसराइली जासूसी के आलात को मुनासिब हथियारों से तबाह करने की भी इत्तला दी है। हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में यह भी ऐलान किया है कि इस्लामी मज़ाहिमती मुजाहिदीन ने आज बैत हेलल बेस में काबिज़ फ़ौज की 7691 ब्रिगेड से वाबस्ता अल-सहल बटालियन के कमांडर के हेडक्वार्टर को कात्यूशा और फलक मिसाइलों से निशाना बनाया। जर्मनी ने इसराइली पीएम नेतन्याहू को मुल्क में दाखिल होने पर गिरफ्तार कर लेने का बड़ा ऐलान किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के तर्जुमान ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की जानिब से जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जर्मनी में दाखिल हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के तर्जुमान स्टेफन हेबर स्ट्रीट ने तस्दीक की है कि कानून की पासदारी की जाएगी और इसराइली वज़ीर आज़म को जर्मनी में दाखिले की सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कोलंबिया के सदर पेट्रो ने इसराइल को एक और बड़ा झटका देते हुए फ़लस्तीनी इलाके मगरबी किनारे के रमल्ला में अपना सिफारतखाना खोलने का हुक्म दिया है। कोलंबियन फॉरेन मिनिस्टर लुइस गिलबर्टो मोरेलो ने मीडिया को बताया कि कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने फ़लस्तीनी शहर रमल्ला में सिफारतखाना खोलने का हुक्म दिया है। मोरेलो ने कहा कि सदर पेट्रो ने यह हुक्म दिया कि हम रमल्ला में कोलंबिया का सिफारतखाना खोलें। रमल्ला में कोलंबिया की नुमाइंदगी ये अगला कदम है जो हम उठाने जा रहे हैं। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने वीसी ऑफिस पर एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प की इत्तला है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड के तलबा और पुलिस में हाथापाई के दौरान मुतअद्दिद स्टूडेंट्स जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद दीगर तलबा की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफिस को हिफाजती तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के ऑफिस के बाहर प्ले कार्ड लगा दिए। हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने वाले ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में लाखों मुहिब्बान ने नम आँखों से सुपुर्द खाक कर दिया। इब्राहिम रईसी का जसद खाकी मशहद पहुँचने पर लाखों शहरी सड़कों पर निकले और जनाजे के साथ मार्च करते हुए साबिक सदर को जज्बाती अंदाज में अलविदा कहा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ियती जुलूस भी निकाले गए। ईरानी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की तदफीन में 30 लाख से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की, जिनमें मुख्तलिफ अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान, बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। دست بالا بیار مرگ بر آمریکا. सऊदी अरब के मकामी शहरियों के लिए 2 लाख नए जॉब्स देने का ऐलान किया गया है। रियाज एयर के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विंसेंट कोस्ट ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि नई शुरू होने वाली एयरलाइन से मकामी शहरियों के लिए 2 लाख के करीब मुलाजिमतों के मौके फराहम होंगे। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक विंसेंट कोस्ट ने कहा कि गुज़िश्ता बरस से अब तक कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज के इदारे को 10 लाख से ज़्यादा मुलाजिमत की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर सऊदियों की है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। एक बीजेपी एमएलए ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात करके मुतालबा किया था कि बुर्क़े में वोट डालने आने वाली ख़वातीन की पहचान की जाए। इसी को लेकर इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के दिल्ली यूनिट के इलेक्शन कमीशन से कहा है कि बुर्क़े में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में गुज़िश्ता दिनों हुए लोकसभा की वोटिंग के दौरान उनके उम्मीदवार ने मुस्लिम ख़वातीन की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया था। हर इलेक्शन में बीजेपी कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम ख़वातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे मज़ीद लिखा कि पर्दा नशीन औरतों को लेकर इलेक्टोरल चैम्बर के साफ कवायद और ज़ाब्ते हैं, चाहे वो बुर्क़े में हों या घूंघट में हों या मास्क में। बिना तस्दीक या जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता है, तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़े। उन्होंने आगे मज़ीद कहा कि बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में रुकावट बनाया जाए, ये है। मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने के लिए मशहूर बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने फिर जहर उगला है। उन्होंने मखसूस तबके को बीमारी बताते हुए कहा कि अभी तक आपने नर्म दिल नरेंद्र मोदी को देखा है, तीसरी मर्तबा पीएम बनने के बाद मोदी का सख्त रवैया देखोगे जो हर बीमारी का इलाज कर देंगे। कह रहे हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल मिलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा, तो जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। कब तक निकलेगा? निकलना तो बंद हो गया। अभी तो तुमने बड़ा ही सौम्य शांत नरेंद्र मोदी देखा है। अभी तो वो नींव बना रहे थे, दीमक हटा रहे थे। ये सारी बीमारियों का इलाज अभी तीसरे कार्यकाल में सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। आपकी बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने आज एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी को फिरका वाराना और हेट स्पीच देने से रोकना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली कि कॉन्स्टिट्यूशन और अग्निवीर पर बात ना करे। वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का जो शरारती बच्चा होता है, जो नालायक बच्चा होता है, उससे सब लोग थोड़ा सकुचाते हैं, थोड़ा संकोच बड़े बुजुर्ग भी करते हैं उसको कुछ कहने के लिए, उसको कुछ नसीहत देने के लिए। और कई बार बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में जब उसको नसीहत देते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान जो शरीफ बच्चा घर का होता है उसको भी दे देते हैं। ये सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा अमूमन देखा गया है। कुछ ऐसा ही काम इस देश के चुनाव आयोग ने किया है। नसीहत देनी थी भारतीय जनता पार्टी को विषाक्त और सांप्रदायिक बयान न देने पर, ऐसे गंदे भाषण न करने पर, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान दे दिया, नसीहत दे दी कांग्रेस को कि संविधान को खत्म करने और अग्निवीर जैसी चीजों का राजनीतिकरण ना करें। ये कौन सी नसीहत है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर इस संविधान की बात नहीं होगी, संविधान को सशक्त करने की, संविधान को संबल बनाने की, संवैधानिक हितों की, संविधान को सर्वोपरि रखने की, तो चुनाव ही क्यों हो रहा है? असलियत तो यह है कि चुनाव भी इसी संविधान के निहित हो रहा है। जब बरेली में एक दलित को पीटा जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के सर पर बीजेपी का नेता पेशाब करता है, तो संविधान की याद दिलानी पड़ेगी ना, हकों की याद दिलानी पड़ेगी ना लोगों को। तो संविधान पर चर्चा नहीं होगी तो चुनाव कराने का ही क्या मतलब है? दूसरी बात कही गई अग्निवीर पर ना बोले। अरे क्यों ना बोले अग्निवीर पर? यह देश दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, और सबसे युवा राष्ट्र में 24 साल के लड़के को रिटायर किया जा रहा है, और रिटायर करने से ना ही सिर्फ सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है, बल्कि हमारी सरहदों की सुरक्षा, हमारी भूभाग की अखंडता के साथ और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेना को भी ठेके पर चला दिया। 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल का टर्म और मांग रहा है, लेकिन 24 साल के लड़के को घर भेजने की तैयारी है। क्यों है भाई? सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड और तपते रेगिस्तान में जो सैनिक खड़ा होकर इस देश की सरहद, इस देश की सुरक्षा कर रहा है, उसको आप बोल रहे हैं 24 साल में तुम रिटायर हो जाओ, और खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ हो जाए तो ये शहीद भी नहीं होंगे। और ऐसी अग्निवीर पर हम बात ना करें, वो अग्निवीर जिसने लोगों को उद्वेलित किया हुआ है। तो मैं एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि अंततोगत्वा चुनाव जो है वो युवाओं के हक पर, संविधान पर, आरक्षण पर, ऐसी चीजों पर, मूल मुद्दों पर आकर रुक गया है। हमें यह बताने का साधुवाद कि अगले 2 चरण इस संविधान को बचाने की मुहिम को और तेज करना है।
इस संविधान को सशक्त करने की आवाज को और बुलंद करना है। अगर लोकतंत्र में संविधान पर बात नहीं होगी, युवाओं के भविष्य, उनके हक पर बात नहीं होगी, तो बात होगी क्या? चुनाव का मतलब क्या है? लोकसभा इलेक्शन के दौरान वेस्ट बंगाल में बीजेपी लीडर की कार से 24 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेस्ट बंगाल के दासपुर में वाक़ खोकोरदा चौक पर पुलिस की चेकिंग के दौरान बीजेपी लीडर प्रशांत बेहरा की वैगनआर वहां से गुजर रही थी। पुलिस ने गाड़ी को रोका और चेकिंग की। जांच में बीजेपी लीडर की कार से 24 लाख रुपए का कैश मिला। एक झोले में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। साथ ही गाड़ी के पीछे वाली सीट पर पार्टी के बैनर यानी बीजेपी के पोस्टर्स और बैनर्स रखे हुए थे। इस कैश के पकड़े जाने से फिर सवाल उठ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या बीजेपी नोट के बदले वोट करने का काम कर रही है। ওটা একটু করুন, ওপেন করুন, বসে থাকুন, বসে ওপেন করুন, ওটা নিচেটা, হ্যাঁ এটা ওপেন করুন। শুনবি তো আমার কথা শোনো। हिंदुस्तानी फौज के फॉर्मर सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी फौज बासलाहियत है, बेहतरीन काम कर रही है और देश की हिफाजत कर रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाकर फौज को कमजोर किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, जनरल कंडक्ट, इसके बारे में पैरा नंबर 2 ये बड़ा क्लियर कहता है, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन मेड शैल बी confined to their policies and programs, past record and work। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस, तीनों सेनाएं सक्षम हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, हमारे बॉर्डर्स को सेफगार्ड कर रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके हाथ कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अग्निपथ जैसी एक योजना लेके आए जिसके तहत वो अनट्रेन्ड सोल्जर्स को देश की सेनाओं में भेजने का काम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना एक पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार हम हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह बता रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए हितकारी नहीं है, देश की सेना के लिए, देश के सैनिकों के लिए और देश के युवाओं के लिए हितकारी नहीं है। जब ये किसी की भी हितकारी नहीं है तो ये एक पॉलिसी पैरालिसिस है। इस पॉलिसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, करते रहेंगे और जब 4 जून को हमारी सरकार बनेगी तो हमने अपने न्याय पत्र के अंदर शामिल किया है कि हम अग्निपथ योजना को डिफेंस सेक्शन के अंदर हमने कहा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी। हमारे सभी स्टार प्रचारक इसी बात का जिक्र हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं कि ये योजना, ये स्कीम, ये पॉलिसी सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, सेनाओं के लिए सही नहीं है। इसलिए इसको जाना होगा और इसको खत्म करना होगा। ये हमारे उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने ने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया है और कहा है कि अग्निपथ योजना हमारे सबके लिए, तीनों सेनाओं के लिए तीनों सेनाओं के लिए ये शौक के तौर पर आया था। इसका मतलब ये योजना सेनाओं से या उनसे पूछकर लागू नहीं की गई थी।
ये योजना प्रधानमंत्री कार्यालय में आनन फानन में बनाई गई और उसको लागू किया गया। तो ये एक पॉलिसी है, ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है। हरियाणा के पानीपत में एक जलसयाम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस आइन को बदलने की बात करते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है, ये संविधान इस देश का है, ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। इसीलिए आप समझ लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। हर स्तर पे न्यायपालिका को, मीडिया को, जहां जहां से लोकतंत्र मजबूत होता है, संसद को, हर जगह से इन्होंने कोशिश की है कि लोकतंत्र कमजोर हो जाए। अब ये आखिरी बात भी बोल दी इन्होंने कि इनको मौका मिले तो संविधान बदल देंगे। संविधान से आपको इस वोट का अधिकार मिलता है, आपको भोजन का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, आरक्षण का अधिकार मिलता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। समझ लीजिए गहराई से इस बात को, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। जो किसानों पर इस तरह से वार कर सकता है, जो वार इन्होंने 10 सालों से किया है, वो कुछ भी कर सकता है। इन पे भरोसा नहीं कर सकते। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिए। इनकी पूरी राजनीति 36 कौमों की एकता को तोड़ने की राजनीति है, और कांग्रेस की पूरी राजनीति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जहां जहां मेरे भाई राहुल गांधी पैदल चल के हजारों किलोमीटर चले हैं, कांग्रेस की राजनीति यही है, देश की एकता बनाए रखना, भारत जोड़ो यात्रा की। क्योंकि हमारी ये राजनीति, हमारी ये विचारधारा है कि ये देश एक रहे तभी मजबूत होगा। यही हमारी राजनीति है। हमारे कण कण में ये बात है कि इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। इस देश के किसान के बिना ये देश कुछ नहीं है। इस बात को हम गहराई से समझते हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फौज की गजा के इलाकों पर ताज़ा कार्रवाई, 17 फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इजरायली साउथ ब्रिगेड के कमांडर को यरगमाल बनाने जाने का किया इंकशाफ, कहा वक्त हो रहा है खत्म। इजरायली पीएम नेतन्याहू अगर जर्मनी में दाखिल हुए तो उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। कोलंबिया के सदर ने भी इसराइल को झटका देते हुए फलस्तीन में अपना सिफारतखाना खोलने का किया ऐलान। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सुपुर्द-ए-ख़ाक। 30 लाख लोगों ने रईसी की तदफीन में शिरकत करते हुए उन्हें जज्बाती अंदाज में किया अलविदा। बुर्कापोश खवातीन की पहचान करने के बीजेपी लीडर के मुतालबे पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा बीजेपी को ऐसी खास मांग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुस्लिम औरतों को निशाना बनाना उनका मकसद है। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा का एक और नफरत पर मुबनी बयान, मुसलमानों को बताया बीमारी, कहा अभी तक नरेंद्र मोदी का नर्म रूप देखा है और तीसरी मर्तबा पीएम बने तो तमाम बीमारियों का कर दिया जाएगा इलाज। और वेस्ट बंगाल में क्या खुलेआम पैसों से वोट खरीद रही है बीजेपी? उठ रहे हैं सवाल। बंगाल के एक बीजेपी लीडर की गाड़ी से 24 लाख रुपए कैश किया गया जब्त, वायरल हुआ वीडियो। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।